Assalamu alaikum dear students, welcome to the class 10. I'm your class teacher, I'm your subject teacher Tawheedullah. Today we will discuss the topic law of mass action, which is very important and mostly appear in the long question section of the board examination. So you have to be focused on the topic. Okay, law of mass action है क्या? ठीक है, ये कैसे इनको जो है इसको फॉर्मुलेट किया गया, इसकी एक्सप्रेशन कैसे उसने डिरा की, ये सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन की हिस्ट्री आप लोग एडेंट दें कि हिस्ट्री में क्या हुआ, ये किसने इन्वेंट की है या किसने रिप्रेजेंट करवाई है। ठीक है, दिस लॉ वाज रिप्रेजेंटेड बाय टू नॉर्वेजियन केमिस्ट गोल्डबर्ग एंड पी वेग इन 1864। 1864 में दो केमिस्ट थे, ठीक है, नॉर्वे वाले, जिसने गोल्डबर्ग था एक और एक पी वेग या पीटर वेग, उन्होंने रिप्रेजेंट करवाया था इसको। इस लॉ ये लॉ रिलेशनशिप किस चीज़ के बारे में शो करवाते? इस लॉ शो द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये लॉ जो है वो एक सब्सटेंस अगर रिएक्ट कर रही है, ठीक है, पहले तो आपको सब्सटेंस का भी, सब्सटेंस हर पेवर चीज़ को, केमिस्ट्री में ये टर्म यूज़ होती है, हर पेवर खालिस चीज़ के लिए यूज़ होती है। एनीथिंग इन इट्स पेवर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। कोई चीज़ भी पेवर हालत में है वो सब्सटेंस है, वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस हालत में भी हो सकता है, सॉलिड में, बट प्योर हो। ठीक है, एक्टिव मास ये क्या है कि जो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस है उसके एक्टिव मासेस और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको रिलेशनशिप बताता है, इस दोनों के बारे में। ठीक है, आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि एक्टिव मास क्या है। स्टेटमेंट इस लॉ की हमेशा से स्टेटमेंट होती है, तो इस लॉ की भी स्टेटमेंट, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ये कहता है कि जो भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, वो रिएक्शन करवाता है तो उसका रिएक्शन जो है वो उसके एक्टिव मास पे डिपेंड करवाता है कि इसकी एक्टिव मास क्या है। ठीक है, और जो ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है एक्टिव मासेस प्रोडक्ट में। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है? हासिल ज़रब मींस मल्टीप्लिकेशन, के जो रिएक्टिंग सब्सटेंस एक या दो है उसकी जो, ठीक है, एक एक्टिव मासेस है उसके हासिल ज़रब के बराबर होता है। ठीक है, रिएक्शन का स्पीड उसके बराबर होता है। एक्टिव मास का मतलब है, एक्टिव मास वी मींस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन द यूनिट ऑफ मोल पर डीएम क्यूब। एक्टिव मास जो है वो उसको हम लोग ले रहे हैं, कंसंट्रेशन की यूनिट है ये। ठीक है, कंसंट्रेशन की यूनिट है, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द मोल पर डीएम क्यूब में। मोल पर डीएम क्यूब में इसको एक्सप्रेस करते हैं और किसी रिएक्शन में इसको शो करवाने के लिए उस सब्सटेंस के राउंड अबाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ठीक है, जो ये शो करता है उसकी मोलर कंसंट्रेशन को। इस लॉ को अगर हम लोग इस तरह थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करवा दूं कि किस तरह ये जो है उसकी मोलर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब हमारे पास एक सोल्यूशन है, ए सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, ये क्या, इसकी अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी मींस ये मोलर कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी। ठीक है, एक दूसरा है बी, इसकी कंसंट्रेशन भी सेम यूनिट में मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अगर मैं 2 मोल ए का और 2 मोलर सोल्यूशन ये बी का, इसका रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है, तो ये स्पीड अप होगा, मतलब ये तेज होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। रेट का मतलब स्पीड है, वो ज्यादा स्पीड के साथ रिएक्ट करवाएगा। ठीक है, स्पीड उसका ज्यादा होगा उस रिएक्शन क्या बनिस्बत किसके? अगर मैं 1 मोल का कराऊं। इसी तरह अगर मैं ये 10 मोल का करवा दूं, ये 10 मोल हो और ये भी 10 मोल हो, इनका रिएक्शन करवाऊं, तो इनका रिएक्शन का जो रेट है या स्पीड है वो 2 के मोल के बराबर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा होगा निस्बत में। ठीक है, तो जितना आप नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं किसी सब्सटेंस के, जो जिनका आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं आप, उनका नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करें, मोल पर डीएम क्यूब इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, मोल का क्या मतलब है? जब हम उस एक सोल्यूशन है, मतलब ए सब्सटेंस है, इसके मोलर मास को हम लोग किस का क्या करें? 1 लीटर सोल्यूशन में इसको लें। ठीक है, इसकी जो मोलर मास है उसको डिजॉल्व करें 1 लीटर सोल्यूशन में, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा वो 1 मोलर कहलाएगा। ठीक है, तो जितना आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे
किसी सब्सटेंस के, उतना ही उसका रिएक्शन स्पीड अप करेगा। फिर आ जाते हैं एक्टिव मास का। मैंने बताया कि एक्टिव मास क्या है, कंसंट्रेशन की एक यूनिट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल पर डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट करवाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस इन यूनिट ऑफ मोल पर डीएम क्यूब। डिराइवेशन, अब ये तो उसने ला को रिप्रेजेंट करवाया कि ये ला है, उसकी स्टेटमेंट है, ला है और इसकी स्टेटमेंट इस तरह। अब इस स्टेटमेंट से उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म का फार्मूला बनाना है कि इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह लेके आए। ये तो स्टेटमेंट है, जैसे अंग्रेजी का एक स्टेटमेंट है, तो अब इसके हम लोग किस तरह इसे एक्सप्रेशन बनाएं, एक मैथमेटिकल फॉर्म में इसको किस तरह लाएं, ठीक है। तो इसका वो बता रहे हैं कि डिराइवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन को हम लोग किस तरह फार्मूलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसका इक्विलिब्रियम, इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग सपोज करेंगे या कंसिडर करेंगे अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। फर्ज करें हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। उनमें से क्या है कि उनमें से रिएक्टेंट ए बी रिएक्ट करवा रहा है और सी डी प्रोडक्ट बना रहा है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल है, तो ये मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी, ठीक है। अगर इनकी मोलर कंसंट्रेशन को मैं रिप्रेजेंट करूं, जिस तरह मैंने बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग, अगर इनकी मोलर कंसंट्रेशन को मैं रिप्रेजेंट करूं, लेट रिएक्टेंट्स के जो मोलर कंसंट्रेशन है ए बी के मोलर कंसंट्रेशन को मैं रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करूं, ए मोलर कंसंट्रेशन बी मोलर कंसंट्रेशन, सिर्फ ब्रैकेट्स लगा दिया। इसी तरह प्रोडक्ट जो सी डी है मेरे पास, उसकी भी अगर मेरे पास मोलर कंसंट्रेशन क्या हो, रिस्पेक्टिवली सी और डी हो। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, अब ये तो मैंने वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन तक बात की। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसका क्या होगा, इस रिएक्शन का, तो हम लोग जिस तरह लॉ ऑफ मास एक्शन में बताए थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट सब्सटेंसेस के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, या यू कैन से द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस क्या है, ए और बी है, और एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी। अब अगर इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को मैं रिप्लेस करता हूँ, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं किस चीज़ से, बाय इक्विलिटी। इक्विलिटी पे रिप्लेस करोगे तो आप हमेशा एक कांस्टेंट पुट करोगे, जिस तरह रूल होता है। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट पुट करवाया, कौन सा, के, जो के शो कर, एफ जो शो करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो के एफ ए बी सिंपल है बिल्कुल, प्रोपोर्शनलिटी साइन के बजाय मैंने इसको क्या किया, रिप्लेस किया इक्विलिटी से, और ये फुट करवा दिए ए एंड बी। अब रेट कांस्टेंट फॉर द, ये जो के एफ है ये मेरे पास क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब इसी तरह से सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, वो बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी डी, ठीक है, एक्टिव मासेस ऑफ द सी डी के, ये इसके होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब रिवर्स रिएक्शन इसका हो गया, तो ठीक है। तो इसी को भी, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको भी हम लोग अगर रिप्लेस करें, किससे रिप्लेस करवा रहे हैं, तो इक्विलिटी पुट करेंगे। इक्विलिटी पुट करेंगे तो हम एक कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिया कौन सा, के आर लिया, आर फॉर द रिवर्स, और सी डी वही सेम, ठीक है। हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, ये के आर है, क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। एक टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होगा तो उस टाइम पे हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर की सिचुएशन क्या होगी, या रिएक्शन की सिचुएशन क्या होगी, रिएक्शन की सिचुएशन ये होगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको इस तरह, ये जो आप लोगों ने इक्वेशन निकाला हुआ है फर्स्ट या सेकंड, वो इसमें पुट करें। रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या आया था, ये के एफ ए मोलर कंसंट्रेशन बी मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या आया मेरे पास, के आर सी मोलर कंसंट्रेशन एंड डी मोलर कंसंट्रेशन। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें,
थोड़ी सी रीअरेंज करें, ठीक है। ये जो ए बी है इस साइड पे लेके आए, के आर को इस साइड पे लेके आए, ठीक है। सी डी के नीचे हम लोग ए बी को लगा देते हैं, ठीक है। और जो के आर था, जो रेट कांस्टेंट है, उनको दोनों को एक साइड पे कर लें, दोनों को एक साइड पे कर लिया तो ये आ जाता है अरेंज करने से के एफ बाई के आर सी मोलर कंसंट्रेशन, डी मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए मोलर कंसंट्रेशन एंड बी मोलर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, के एफ और के आर, ये दोनों कांस्टेंट है। एक रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो इन दोनों कांस्टेंट को हम लोग एक ही कांस्टेंट में ले लेते हैं और वो क्या है, के सी। और के सी हमारे पास क्या आ जाता है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, के सी इज इक्वल ये के एफ और के सी इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए, के सी विल बी इक्वल टू सी मोलर कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट है डी मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए मोलर कंसंट्रेशन एंड बी मोलर कंसंट्रेशन, या के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। इसमें एक बात आप लोग लॉ ऑफ मास एक्शन की इंपॉर्टेंस ये है, ठीक है, कि ओनली एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में उसके लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। तो के सी को फिर हम लोग जो है वो कल एक नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि के सी क्या है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर द जो ये क्या है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ओके, थैंक यू।